हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी होती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है। इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, वो आप ज़रूर देखा करिए वीडियोज़, और उससे रिलेटेड पेपर्स ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है। ये पेपर हैं जियोग्राफी का, ये पेट का एग्ज़ाम अगले मंथ होने वाला है, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, एसएससी और रेलवे और एसआई से रिलेटेड जितने भी जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो देखिए, इंडिया और भारत का इस समय बहुत बड़ा वो चल रहा है अपने देश में कि इंडिया नाम रखा जाए कि भारत नाम रखा जाए। लेकिन इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया, किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ग्रीक। याद रखिएगा, इसको ग्रीक भाषा में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरकत द्वीप जिसे कहते हैं एमराल्ड आइलैंड, याद रखिएगा, मरकत द्वीप को एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये किस किस कहाँ पे है द्वीप? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं, एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थल सीमा की लंबाई क्या है और तट रेखा की लंबाई क्या है। तो देखिए, तट रेखा की लंबाई है कितनी? तो 7516 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है। और अगर पूछ ले कि स्थल सीमा की लंबाई क्या है, जो कि पूछा ही जाता है, तो स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा, 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में प्रारंभ हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ की दृष्टि से और स्टेट पीसीएस की दृष्टि से। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्रम की चट्टानों में या किस युग में कौन सी क्रियाएं पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन ज़रूर तैयार करिएगा। अगर आपको नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया सबसे पहली शुरू हुई थी, वो धारवाड़ चट्टानों या धारवाड़ युग में ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कोयला के किन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, गोंडवाना युग या धारवाड़ युग, कुडप्पा और आर्कियन क्रम की चट्टानों में। तो किस क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है? इसका सही आंसर है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, हिमालय की बात हो रही है, ना कि भारत के संदर्भ में बात हो रही है। भारत का अगर पूछे, ठीक है, भारत का ग्लेशियर कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन अगर हिमालय की बात करें, इसमें कौन सा ग्लेशियर है, तो वो है ससाइमी। ध्यान रखिएगा, ससाइमी ग्लेशियर है। ये 158 किलोमीटर का ग्लेशियर है। वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है वो करीब 72 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नज़रअंदाज नहीं करिएगा इन चीज़ों को, एग्जाम्स में के लिए दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, निम्नलिखित में से श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो देखिए, 4 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बोमडिला दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो देखिए, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा होता है, उसका सही आंसर है बुर्जिल दर्रा। देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, गिलगिट होता है ना, गिरगिट गिरगिट, तो गिरगिट बहुत डरपोक टाइप की होती है, बुजदिल टाइप की होती है, जैसे पकड़ने के पास में जाओगे भाग जाएगी। तो ऐसे गिलगिट गिरगिट है ना, तो बुजदिल, बुर्जिल, बुजदिल, बुजदिल, तो बुजदिल हो गया ये, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको दर्रों से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दर्रे ज़रूर याद करिएगा, सारे के सारे दर्रे जितने भी हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है दर्रों से रिलेटेड, तो आप वो जा करके देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन दर्रों से रिलेटेड करा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोकटक झील जो है किस राज्य में जो है स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मणिपुर। ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर राज्य में जो है लोकटक झील पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। भारत में भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली नदियों का नाम बताना है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भ्रंश घाटी में जो है प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? देखिए, नदियों से रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदियाँ जो है, किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नदी पूर्व में बहती है, कौन सी नदी पश्चिम में बहती है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, कौन सी उत्तर में बहती है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं नदियों की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपको नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। मैं डेली जो अब आपको पेपर्स कराऊंगा, डेली इसी तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो तीन नदियां हैं। इसका एक जो है आंसर है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये जो है दामोदर नदियाँ, ये सभी जो ये नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। नर्मदा की जगह कभी ताप्ती भी दे सकता है या फिर दामोदर नदी भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जो है जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, धुआंधार जो है जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर जो है जिले में, जबलपुर जिले में जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुड़ा जो है पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है? तो देखिए, सर्वोच्च जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, चाहे वो सतपुड़ा हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे नीलगिरी पर्वत हो, या चाहे पश्चिमी घाट हो, चाहे पूर्वी घाट हो, इन सभी की जो है हमें सर्वोच्च चोटी आपको याद करनी होगी। एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सर्वोच्च चोटी ज़रूर याद करिएगा, बिल्कुल मत मिस करिएगा। एक एक जगह जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को लिख लिया करिए। नोट्स अपने ज़रूर बनाइए। जो आपको नहीं पता है या जो मैं ऐसे बातें बता देता हूँ कि सर्वोच्च चोटी इंपॉर्टेंट है, तो एक तरफ लिख लीजिए। कल को जो है मान लीजिए विंध्याचल पर्वत की श्रेणी बताऊंगा तो उसको बता देना। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है मैं सर्वोच्च चोटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो सतपुड़ा जो है सतपुड़ा जो है पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी है। इसका सही क्या आंसर है? इसका है आंसर धूपगढ़। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ठीक है, चलिए अब ये एक और है पारसनाथ। पारसनाथ जो है ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो छोटा नागपुर पठार की, छोटा नागपुर जो है पठार की जो है ये जो है सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, पारसनाथ याद रखिएगा। उसी तरीके से जो है दोदा बेटा जो है किसकी है? तो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी जो है पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी क्या है? तो वो है नीलगिरी पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, वहीं पे जो है नीलगिरी पर्वत पे ही ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो आप एक नोट्स के तौर पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है एशिया में सबसे बड़े खारे जल की लैगून झील का नाम बताना है हमें। तो देखिए, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है और उसमें खारे वाली झील कौन सी है, और वो एक प्रकार की लैगून झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है लैगून झील है वो चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। अच्छा, लैगून झील क्या होता है? तो मान लीजिए जो समुद्र से जो है एक तरीके से जो है, मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र से इस तरीके से जो है कटा हुआ, तट से कटा हुआ रास्ता होता है इस तरीके से। ठीक है, तो समुद्र का जल इसमें घुसता है और बाहर भी आ जाता है इस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डल झील कहाँ है? तो ये डल झील है जम्मू कश्मीर में। सांबर झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, और लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। ठीक, ये सभी चीज़ें पता होंगी। सांबर झील एक जो है खारे वाली झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, डल झील जो है मीठे पानी की झील है, लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है। यहीं पे जो है चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, जो कि इस एशिया की सबसे बड़ी है लैगून झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियाँ जो है, ये आपने नाम सुना होगा, तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो है इसका जो है किसका भाग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे। तो देखिए, गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियाँ हैं,
ये जो है दक्कन के पठार का भाग है, ध्यान रखिएगा, ना कि हिमालय का है ना ही शिवालिक पहाड़ियों का है, ये दक्कन पठार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए उज्जैन जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस जो है इससे अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि जैसे उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो इस तरीके से कुछ जो है सामान्य से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक बार जो है इसकी लिस्ट देख लेंगे तो आपके लिए जो है बहुत आसान रहेगा। एक एक जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है और एक एक क्वेश्चंस जो है आपको पास कराता है, एक एक नंबर से आप फेल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तरी मैदान की नदियां जो है किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं? तो उत्तरी मैदान की जो है नदियां किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तरी मैदान की नदियां जो हैं वो वृक्षाकार प्रतिरूप, ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान की जो है नदियां जो होती हैं, उत्तर वाली जो प्रभावित होने वाली नदियां हैं, ये वृक्षा के आकार का जो है प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जो है झरना कौन सा है? देखिए सबसे जो है ऊंचाई से सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है जोक जलप्रपात। ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई से सीधा गिरने वाला झरना है। ठीक है, चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन सा है? ठीक है, देखिए यहां पे बात को देखिए, बहुत चीजें हैं, लाइन को याद रखिएगा। ऊंचाई से सीधा गिरने वाला झरना है जोक जलप्रपात, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है तो वो है कुची-कला। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है कुची-कला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेह अवस्थित है, लेह जो है किस जगह अवस्थित है? झेलम नदी के बाएं तट पर, झेलम नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, या सिंधु नदी के बाएं तट पर? इसका सही आंसर क्या है? देखिए लेह जो है ये जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून इस तरीके से मान लीजिए ये है भारत, एक सेकेंड यार ये तो यहाँ से जो हवाएं निकलती हैं, तो ये जो है हवाएं दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में, तो इस हिस्से में जो है बारिश नहीं होती है। किस हिस्से में बारिश नहीं होती? दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो शीतकालीन वर्षा होती है और ये वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये है तमिलनाडु का यही वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा जो है कहाँ पे वर्षा होती है, तो आपको आंसर लगाना है तमिलनाडु। या फिर पूछा जाता है कि कहाँ पे जो है शीतकालीन वर्षा होती है, तो आपको लगाना है तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है, ये शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन ठंड में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव जो है वनस्पतियां जो होती हैं वो किस मृदा में उगती हैं? ध्यान रखिए, मैंग्रोव वनस्पतियां जो है किस मृदा में उगती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए ये मृदा होती है दलदली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, दलदली मिट्टी में जो है ये वनस्पतियां उगती हैं। ठीक है, काली मृदा का जो है यूज जो है कपास की खेती के लिए किया जाता है। ठीक है, पूरे देश में जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है मतलब एक तरीके से अनुपात जो है सबसे ज़्यादा है। जलोढ़ मिट्टी जो है पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकान हेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मकान के लिए बनाने के लिए जो इन ईंटों का प्रयोग किया जाता है वो आमतौर पे जो है किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? तो मकान बनाने के लिए जो है किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? तो ये मकान बनाने लिए जो है लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो है गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जब हुआ था देश के आज़ाद होने के जो है कुछ वर्षों के बाद ही कर दिया गया था। तो मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा,
1980 में क्या हुआ था? तो 1980 में हुआ था वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। मिलान के तौर पे आता है कि ए है कि बी है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 इधर दे देंगे, आपको मिलान करना होगा। अक्सर इसी तौर पे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिट्टी का जो है क्षेत्र सबसे अधिक है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? कौन सी मिट्टी है? काली, जलोढ़, लेटराइट और लाल पीली मिट्टी। तो देखिए इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जलोढ़ मृदा का जो है अनुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का जो है प्रयोग आमतौर पर जो है ईंटें बनाने के लिए किया जाता है, और काली मृदा जो है ये इसका प्रयोग जो है कपास के उत्पादन में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय जो है परियोजना कौन सी है? मतलब प्रथम भारत की पहली बहुउद्देशीय जो है परियोजना का हमें नाम बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सी है? तो जो पहली योजना थी उसका सही नाम है दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना, ये पहली जो है परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये परियोजना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं 1949 में जो है ये स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की जो है, जवाहरलाल नेहरू के जो है प्रयासों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का जो है कुआं खोदा गया। तो ये खनिज तेल का जो है पहली बार जो है कुआं कहाँ खोदा गया था? तो डिगबोई में, माकुम में, कोयाली में या मथुरा में, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ खोदा गया था? तो देखिए इसका सही आंसर है माकूम। ध्यान रखिएगा, माकूम में जो है ये पहला कुआं खोदा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकरापार जो है परमाणु शक्ति केंद्र जो है, न्यूक्लियर जो है सेंटर जो है काकरापार जो है, ये किस राज्य में स्थित है? देखिए न्यूक्लियर सेंटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करीब 20 से 25 हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये जो है सेंटर के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कर्नाटक में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक बार जो है इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चंस के माध्यम से डेली आपको नए नए क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए काकरापार जो है कहाँ का है? तो ये है गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में जो है ये स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य जो है सीमा रेखा जो है निर्धारण करती है। तो भारत बांग्लादेश के मध्य जो है सीमा रेखा निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या 29वीं जो है समानांतर रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है सीमा रेखा निर्धारण करती है, और ये बनी थी 15 अगस्त 1947 को जो है ये सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई थी। आमतौर पे ये सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी, लेकिन चूंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान से ही अलग है, इसलिए जो है अब ये रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के लिए भी निर्धारित करती है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 में जो है बनाई गई रेखा थी। ध्यान रखिएगा 1914 में, और ये रेखा है भारत और चीन के बीच में। डूरंड रेखा जो है ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ईरान देश की जो है मुद्रा कौन सी है? मुद्रा से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मुद्राओं से रिलेटेड कुछ ज़्यादा नाम नहीं होंगे। मुझे लगता है टोटल जो है आपको 10 जो है नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और 10 नाम ज़्यादा बड़े नहीं होते, अक्सर जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए ईरान देश की मुद्रा कौन सी है? 4 ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है इन्हीं 4 ऑप्शंस में जो है कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं आज इसको तरीका बताता हूँ। तो रियाल है या दिनार है? तो देखिए ईरान में जो आखिरी शब्द है आर, मैंने तो इसी तरीके से याद किया था, इसलिए मैं हमेशा जो है शब्दों को एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेता हूँ और दूसरा फॉर्म में जोड़ देता हूँ, तो मुझे याद रहता है। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तुक्का लगाने का काम यही मैं करता हूँ इस तरीके से। तो ईरान जो है, तो मुझे याद था एनआर, ठीक है। तो मैंने अनार है तो रियाल, अब आर तो किसी में नहीं है, रियाल और दिनार में ही हमेशा कंफ्यूज होता था, तो इसका सही आंसर है रियाल। एनआर है रियाल से रिलेटेड, ठीक है। अब इराक जो दिनार है वो इराक की है, याद रखिएगा इराक की है। तो यहाँ के है और यहाँ डी है, के डी।
यहाँ पे जब हम कोचिंग में पढ़ते थे तो क्या ऐसे जो है केडी जो है सर आते थे हमारे यहाँ पढ़ाने, है ना। इसी तरीके से एनआर, एनआरसी, ये कुछ भी आप अपने तरीके से जो है याद कर सकते हैं। तो दिनार जो है वो इराक की है और ईरान की है रियाल, ठीक है। और रिंगरिट कहाँ की है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिंगरिट जो है वो मलेशिया की है, ठीक है। ये रिंगरिट जो है मलेशिया की है, मुझे इस तरीके से याद है क्योंकि मेरी सिस्टर जो है यहीं पर रहती है, ठीक है। और दिरहम जो है ये कहाँ की है, याद रखिएगा। तो दिरहम जो है ये है यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात की, ठीक है। तो ये जो है 4 ऑप्शंस तो आपको याद हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई भी स्थल रुद्ध जो है देश नहीं है। मतलब स्थल रुद्ध का मतलब है लैंड लॉक, मतलब जो है कोई भी मतलब लैंड लॉक देश नहीं है कि मतलब एक जो है मान लीजिए ये कंट्री है तो बीच में जो है पानी ना आए, चारों तरफ जो है देशी देश हो, मतलब चारों तरफ राज्यों से घिरा हुआ हो, कहीं पे भी पानी ना हो, ठीक है। सतह पे या सतह पे इन द सेंस मतलब तटीय जो है क्षेत्र ना हो, ठीक है। तो जो है किस महाद्वीप में, तो महाद्वीप तो आपको पता है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो देखिए मुझे खांसी कम से कम 1 हफ्ते से आ रही है और मैं 1 हफ्ते से कितनी भयंकर खांसी कर रहा हूँ कि मुझे डेली जो है पढ़ाने से पहले नेबुलाइज़र लेना पड़ता है, ठीक। और मैं बहुत मुश्किल से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, सांस भी लेने में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मुझे चेस्ट में इन्फेक्शन है हल्का सा, बहुत माइनर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरी आपको सांसें भी थोड़ी सी आ रही होंगी ज़्यादा खींचने पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको बस पढ़ाना है मेरा मकसद, तो मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके से बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स निकल सकते हैं, है ना। क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम मैं भी निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो है उस तरीके से सहायता करना चाहता हूँ, ठीक। तो चलिए पढ़ाई पे केवल ध्यान दीजिए, आप बाकी चीज़ें तो अवॉइड कर दीजिए। तो कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है, किस महाद्वीप में, तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ध्यान रखिए उत्तरी अमेरिका में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और लैंडलॉक कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आरओ और स्टेट पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है। ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का जो है कोई भी एग्जाम, आप चाहे यूपी SSC का देने दीजिए, कोई भी, अगर आप मान लीजिए यूपी में आप 4 से 5 एग्जाम्स देते हैं पूरे साल में, तो किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको लैंडलॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक देश नहीं है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका में सिर्फ केवल 2 लैंडलॉक हैं, याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका में सिर्फ 2 लैंडलॉक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, पराग्वे, याद रखिएगा, पराग्वे और बोलीविया, याद रखिएगा बोलीविया, ठीक है। ये बस याद रखिएगा, एक बार नक्शा ओपन करिए और उसको देखिए कि पराग्वे कहाँ है और बोलीविया कहाँ है, पीबी, ठीक है। पीबी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। और अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्थल रुद्ध देश कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है यूरोप में। यूरोप में सबसे ज़्यादा स्थल रुद्ध देश हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है अफ्रीका के। और एक बात इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका से रिलेटेड जो है स्थल रुद्ध देशों को जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जिम्बाब्वे स्थल रुद्ध है कि नहीं है, सूडान जो है स्थल रुद्ध है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार जो है स्थल रुद्ध देशों से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है बिग बैंग जो है थ्योरी, जिसे कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, के प्रतिपादक कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिग बैंग जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है जॉर्ज लेमेंटेयर। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज लेमेंटेयर ने जो है बिग बैंग थ्योरी दी थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड जो है पहले एक जो है डॉट पे था, ऐसे एक डॉट के तौर पे था, फिर उसमें जो है उसने अचानक जो है एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया अचानक, और आग एक समय पे जा करके इसने जो है फैलाव बंद करके ये फट गया एक तरीके से। जो फटने से जो है इसके जो कण जो है टूटे बिखरे, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, मतलब पूरे सभी जगह फैल गए, और उस तरीके से जो है गैलेक्सी का निर्माण हुआ, है ना, और पृथ्वी का निर्माण हुआ, अन्य जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद एक दूसरे का जो है मतलब चक्कर काटना शुरू कर दिए। इस तरीके से जो है ये बताया कि ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है भूपर्पटी की जो है सबसे ऊपरी परत जो है किससे निर्मित होती है, तो देखिए भूपर्पटी की जो है सबसे ऊपरी परत किससे निर्मित होती है, तो देखिए ये है और ये है और ये कोर है, ठीक है। तो ये जो है कोर है और ये, तो इसे हम कहते हैं क्रस्ट, याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्रस्ट, और इसे कहते हैं मेंटल, ठीक है, और इसे कहते हैं कोर, ठीक।
तो ये जो क्रस्ट वाला हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये क्रस्ट जो है किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है सियाल। ध्यान रखिएगा, सियाल का मतलब है सिलिका और एल्युमिनियम। तो ध्यान रखिएगा, सिलिका और एल्युमिनियम से ऊपरी परत बनी होती है। और सीमा क्या होता है? तो सिलिका और Ma है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, Ma है मैग्नीशियम। और वहीं पे जो आखिरी जो है कोर होती है वो नीफे के बनी होती है। नीफे का मतलब है निकेल, और F का क्या मतलब होता है? तो इसका होता है Fa का मतलब होता है फेरियम। तो ध्यान रखिएगा, क्रस्ट जो है सियाल से बना होता है, मेंटल बना होता है सीमा से, और कोर बना होता है नीफे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात है, जो क्रस्ट होता है इसकी जो है ज़्यादातर जो है चट्टानें ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ठीक है, इनका जो है मतलब चट्टानों का जो स्वरूप होता है वो ग्रेनाइट की चट्टानों के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक जो है विस्तृत जो है ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है ब्लॉक पर्वत जो है संसार का सबसे विस्तृत है ब्लॉक माउंटेन। उसका सही नाम क्या है? तो उसका सही नाम है सियरा नेवादा पर्वत। ध्यान रखिएगा, सियरा नेवादा। ये कहाँ है? तो यूएसए में है, यूएसए में है। ठीक है, ठीक, चलिए। सतपुड़ा पर्वत तो मैंने आपको बता दिया है। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? तो ये भारत में है। ठीक है, और एकांकागुआ और सिलिकन वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है? तो देखिए, चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तो इन चट्टानों में कौन से जो है किस चट्टान में क्या पाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो यूरेनियम जो है कायांतरित जो है चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो है तो सबसे पहली जो है चट्टान होती है उसे कहते हैं आग्नेय। जब आग्नेय चट्टानों का जो है ताप दाब जो है दाब से जो है टूटती है जब चट्टानें, तो ये टूट करके जो है बिखर करके जो है अवसादी चट्टानों में जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से हवा पानी के द्वारा जो है उड़ा करके जो है कहीं पे इकट्ठा करके जो है चट्टानों का जो है रूप बदल देती है। तो उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। जब अवसादी चट्टानों का जो है ताप दाब पड़ करके जो है टूटती हैं, तो ये कायांतरित चट्टानें हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी जो है, देखिए मैं क्वेश्चंस 50 नहीं है 100 क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। तो देखिए यूरेनियम जो है अब सबकी चीज़ें पता चल गई। अच्छा, कायांतरित चट्टानें कौन कौन सी होती है यूरेनियम के अलावा? तो देखिए यूरेनियम के अलावा है आप जो है संगमरमर। ध्यान रखिएगा, संगमरमर जो है संगमरमर जो है वो एक कायांतरित चट्टान है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फिर मत कहिएगा सर नहीं बताते हैं। और कोई नहीं बताता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता कि आपको क्या पूछा जाता है और क्या क्या तैयार करना है। बस अंधों की तरह पढ़ते जाते हो। ठीक है, फिर बाद में जब पूरी मेहनत करने के बाद जब देखते हो कि पेपर ही नहीं निकल रहा है हमारा, है ना। मैंने तो यार 140 में पूरी बुक रख रखी थी, मैंने तो सारी घटना चक्र रखी है, फिर भी नहीं देखो मेरा क्वेश्चंस फंसा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने यहाँ से पढ़ लिया एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद छुट्टी पा गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संगमरमर, क्वार्टरजाइट, हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी जो है हीरा ग्रेफाइट, ठीक है, तो ये सभी जो है कायांतरित चट्टानें हैं। और इसका जो है कायांतरण हुआ है अवसादी चट्टानों से। ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट जो है कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस देश में स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब है कभी भी फट सकता है। तो माउंट कोटोपैक्सी जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये किस देश में है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है इक्वाडोर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं और आपको जो है ये टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, तो ये इक्वाडोर है, माउंट कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है। ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व में विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है इस तरीके से पूछ ले तो इक्वाडोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, इसमें जो है कई चीज़ें दी गई हैं। तो ये देखिए, हवाई द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? ये हवाई द्वीप है यूएसए में। ठीक है, हवाई द्वीप में जो है एक ज्वालामुखी पाया जाता है कियालू। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैंने दिए हैं, जानबूझ करके मैंने ये ऑप्शंस ऐसे रखे हैं ताकि मैं आपको 4 ऑप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता सकूं। इंडोनेशिया में जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
मेरापी, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में जो है मेरापी सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी, इक्वाडोर में एक और है मेरापी, और ईरान में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ईरान में है देवबंद। याद रखिएगा देवबंद जो है, या कोह सुल्तान, ये बहुत पूछा जाता है भाई साहब। कोह सुल्तान, ये सभी जो है ज्वालामुखी पर्वत है, और ये यहाँ स्थित है। ईरान में देवबंद और कोह सुल्तान नाम है, और इक्वाडोर में एक मेरापी जो है ज्वालामुखी पर्वत है, और इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हवाई द्वीप जो है ज्वालामुखी पर्वत, हवाई द्वीप में जो है स्थित है कियालू ज्वालामुखी पर्वत, ये यूएसए में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का जो है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो है पठार कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है तिब्बत का पठार। ध्यान रखिएगा तिब्बत का पठार जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ये एक पठार है। ठीक है, और लोएस का पठार कहाँ है, तो लोएस का पठार है चीन में। ध्यान रखिएगा चीन में है। ठीक है, चलिए ग्रेट बेसिन पठार कहाँ है, यूएसए में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का जो है सर्वाधिक प्राचीनतम और गहरी झील है, सबसे जो है गहरी झील कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे गहरी झील कौन सी है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चारों में जो है सही आंसर है इसका बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है, ये रूस में। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया झील भी कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ जो है साइबेरिया झील भी कहते हैं, साइबेरिया झील भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे गहरी झील है। ठीक, चलिए सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि जो है टिटिकाका झील का जो है ये कहाँ है, तो टिटिकाका झील जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौकागम्य झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौकागम्य झील है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक जो है वृत्त होता है, ये इसका आर्कटिक वृत्त का मतलब एक ग्लोब होता है, ये ग्लोब है, और ये 0 डिग्री जो कहलाता है विषुवत रेखा, फिर उसके ऊपर जो है मान लीजिए 10 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, और फिर ये जो 90 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री मतलब एक तरीके से पृथ्वी का पोल है, उत्तरी पोल, और यहाँ पे भी 90 डिग्री, इसी तरीके से सेम ये। तो जो आर्कटिक वृत्त होता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है कनाडा के जो है किस झील से होकर के गुजरता है। तो इस तरीके से आपको कनाडा की कुछ झीलों के नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यूएसए और कनाडा में जो है झीलों को 5 जो है झीलों को महान झील की संज्ञा दी जाती है। आप मेरा झील वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे पुराना लास्ट वीडियो होगा ये, है ना, तो आप वो जाकर के ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ही देखिएगा जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड है। ठीक है, तो कनाडा और यूएसए की झीलों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कनाडा की जो झील है इसका सही नाम, इसका नाम है ग्रेट बियर झील, जहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है रेखा जो है किस झील से गुजरती है, किस देश से गुजरती है, तो कनाडा देश से गुजरती है, ग्रेट बियर झील है। और बाकी जो है सभी झीलों के जो नाम हैं ये यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में साझा करता है। तो सुपीरियर झील हो गई, तो यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा पे है। मिशिगन झील जो है यूएसए में है। ठीक है, ओंटारियो झील ये भी है। ये सभी जो है महान जो है झीलों की रूप में है, 5 महान झीलों की संज्ञाओं में कुछ एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो देखिए ग्रीन जो 4 ऑप्शंस दिए गए। ठीक, तो 4 ऑप्शंस में इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ए, ग्रीनलैंड जो है वो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया, तो उत्तरी पोल। ठीक है, एक सेकेंड, उत्तरी जो है ध्रुव, ध्यान रखिएगा उत्तरी ध्रुव में है, ये जो है सबसे ऊपर ही है। आपको जगह ग्लोब देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित जो है ये आर्कटिक महासागर में जो है सबसे बड़ा जो है द्वीप है। ठीक है, चलिए अब ये है मेडागास्कर जो है ये कहाँ है, तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में इनकी स्थिति के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो है कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर का जो है सबसे बड़ा जो है स्थित देश तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड जो है, न्यू फाउंडलैंड मुझे याद नहीं आ रहा है भाई साहब,
ठीक है। सुमात्रा जो है, ये भी सुमात्रा भी जो है हिंद महासागर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चीजें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का जो है शुष्कतम जो है मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो देखिए मरुस्थल जो है, शुष्कतम मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल बनने की जो है दशाएं होती हैं, वहाँ पे बारिश जो होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। याद रखिएगा, जहाँ पे बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम हो वहाँ पे मरुस्थल बन जाता है, वो मरुस्थल बनने वाला एरिया ही होता है, ठीक है। सबसे जो है शुष्कतम जो है मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि विश्व का शुष्कतम मरुस्थल जो है, जहाँ तक मुझे याद है आटाकामा मरुस्थल है, और ये आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, गलती हो गई है या मुझसे गलती हो रही है? भारत है नहीं, अर्जेंटीना, मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए फिर भी मैं एक बात बता देता हूं, भारत में जो मरुस्थल है सबसे बड़ा कौन सा है? वो है थार मरुस्थल, ठीक है। मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल है, याद रखिएगा, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। और अर्जेंटीना में जो है वो आटाकामा मरुस्थल है, अर्जेंटीना में जो है आटाकामा मरुस्थल है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना में आटाकामा मरुस्थल है। और ये अर्जेंटीना जो है, आटाकामा कहाँ है? अर्जेंटीना कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मंगोलिया में जो है कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। और अर्जेंटीना में जो है, ये अर्जेंटीना में आटाकामा मरुस्थल है, याद रखिएगा, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और ये मरुस्थल जो है तांबा का जो है यहाँ से उत्पादन होता है, और दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और भारत में जो है भारत में है, क्या नाम बताया मैंने? थार गाड़ी तो बहुत फेमस है। अब याद रखिएगा कि शुष्कतम मरुस्थल है वो है चिली, ध्यान रखिएगा, चिली में स्थित है। शुष्कतम मरुस्थल जो है चिली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करता है? फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है सीमा रेखा निर्धारण करने वाला जो है पेरेनीज पर्वत, ध्यान रखिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित करता है उसे कहते हैं पेरेनीज पर्वत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बरमूडा जो है ट्रायंगल अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? किस महासागर में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बरमूडा जो है ट्रायंगल है, ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पश्चिमी उत्तरी भी याद रखिएगा, यही इस तरीके से ही पूछा जाता है, ना कि केवल अटलांटिक महासागर दे दे, बहुत कम चांसेस होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है ये बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से लवणताओं में से सागरीय जल में लवणता जो है की मात्रा जो है किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो सागरीय जल में लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा किसकी होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सोडियम जो है क्लोराइड जो है सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है, ठीक है। इसकी मात्रा करीब करीब 70 से 80% होती है, समझ लीजिए, समुद्र जल में इसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है नंबर दूसरे नंबर पे आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक लवणता जो है कहाँ पाई जाती है? तो लाल सागर, मृत सागर, झील वॉन में या कैस्पियन सागर में? तो सबसे ज़्यादा जो है लवणता पाई जाती है झील वॉन में, टर्की में है ये झील वॉन में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है नगण्य हो जाती है, मतलब शून्य होने लगती है, कमी आने लगती है? तो ये एनसीईआरटी से निकाला हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का निकाला हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं से भी ये गलत नहीं है। तो ऑक्सीजन की जो है मात्रा नगण्य होती है
120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन कम होने लगता है पूरी तरीके से, मतलब शून्य भी हो जाता है। और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कहाँ पे होती है, तो वो होती है CO2 यहीं तक होती है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय जो है परत होती है जो वायु मानव उपयोग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है? तो देखिए, सबसे नीचे परत होती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, फिर उसके ऊपर होती है मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर होती है बहिर्मंडल, या मध्य मंडल के ऊपर ले लीजिए आयन मंडल। ठीक है, अब फिर उसके ऊपर होती है बहिर्मंडल। ठीक है, तो जो मानव उपयोग के लिए सबसे जो है अच्छी परत होती है वो पहली जो परत होती है जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल, यही होती है। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में जो है मौसमी जो है क्रियाएं होती है, मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, बारिश होना, बादल बनना, ये सभी होती हैं, इसलिए जो है मनुष्य के लिए उपयोग के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, समताप मंडल जो होती है वो दूसरे नंबर पर होती है। अच्छा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? तो 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है इस क्षोभ मंडल की। समताप मंडल जो है दूसरे नंबर की है। ठीक है, और ये जो होती है, ये मंडल जो होती है वायुयान उड़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये याद रखिएगा, इसी मंडल में जो है वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, ना बादल बनते हैं, ना मौसमी घटनाएं होती हैं। तो समताप मंडल जो है इसका आंसर होता है। वायुयानों के लिए उड़ाने के लिए बेस्ट जो है मंडल कौन सा होता है? तो समताप मंडल। लेकिन मानव उपयोग के लिए जो है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिक फील्डर जो है हवा कहाँ चलती है? ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ के एग्जाम्स में पूछा गया है। गर्म हवा और ठंडी हवा, दो प्रकार की हवाएं होती हैं, गर्म और ठंडी। तो ये कौन सी देश में, जैसे कि हमारे यूपी में जो है कहते नहीं है लू चल रही है इस समय, तो ये इसी प्रकार की जो है हवाएं होती हैं जो अन्य देशों में कोई अन्य नाम से जानी जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। ब्रिक फील्डर, ब्रिक मतलब ईटा, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बहुत मक्कार होते हैं, बहुत ही कमीने होते हैं, है ना। बॉल कराते हैं तो बहुत अजीब सी बॉल कराते हैं ताकि चोट लग जाए, है ना, और ईटा फेंकने वाली हरकतें करते हैं इस तरीके से। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। ब्रिक फील्डर जो है हवा चलती है, ये एक गर्म हवा है, ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रिक फील्डर जो है हवा ऑस्ट्रेलिया मरुक्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है। ठीक है, और सहारा में कौन सी जो है चलती है एक हवा? तो सीमूम, ध्यान रखिएगा, सीमूम। तो देखिए, सहारा रेगिस्तान होता है, गर्म है। मोम, मैंने मोम से याद किया था, तो मोम जो है मोम ऐसे, बस एक बार देखिए, एक छोटा सा लिंक बस दिमाग में भिड़ा लीजिए कि ये मोम हो गया, मोम पिघल जाएगा सहारा रेगिस्तान में, तो इसका आंसर है सीमोम। ठीक है, ये एक गर्म हवा है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में जो है कौन से मैदान में जो है पाई जाती है? तो ये होता है ब्लैक रोलर, ध्यान रखिएगा, ब्लैक रोलर। और ब्लैक और जो है क्या बोलते हैं, ब्लैक और गोरों का जो है, काले और गोरों का जो है बहुत जो है अमेरिका में जो है बहुत बड़ा जो है वो रहता है। जैसे हमारे देश में आरक्षण से रिलेटेड डिबेट रहती है, वहाँ पे उत्तरी अमेरिका में जो है ब्लैक और गोरों का जो है बहुत वो समस्या रहती है। ठीक है, ठीक, चलिए। और हरमट्टन, तो हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में जो है ये भी एक गर्म हवा है। तो सभी जो है इंपॉर्टेंट है, बता दिया, चलिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कृत्रिम वर्षा निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कृत्रिम वर्षा जो है अभी जो है, चूंकि मैं कानपुर से हूँ तो कानपुर में जो है एक न्यूज़ चली थी अभी, जो IIT जो है कानपुर के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। ठीक है, तो ये कृत्रिम वर्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती है, या ऐसी जगह जो है कहीं पे जो है बादलों में जो है पानी की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है, सघनता ज़्यादा हो जाती है और बादल फटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे समय में जो है कृत्रिम वर्षा करा करके रसायन का जो है बादलों में छिड़काव करके बारिश करा दी जाती है ताकि बादल फटने जैसी घटनाएं ना हो। ठीक है, तो ये कृत्रिम वर्षा जो है रसायन किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो है इसी का प्रयोग करके जो है कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये कानपुर वाला IIT वाला जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हुआ था। इसमें शायद कोई और जो है केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, तो आप जब करंट अफेयर पढ़िएगा तो उसको देख लीजिएगा एक बार और उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसको भी नोट कीजिएगा, इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो है तिथि होती है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो है बराबर होते हैं? ध्यान रखिएगा,
जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो है बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन और रात बराबर होने की घटना जो है कब होती है, तो ये होती है 21 मार्च को। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन और रात बराबर होने की घटना कब होती है, सितंबर को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन व रात की जो है घटना किस कारण होती है, परिभ्रमण, परिक्रमण या पृथ्वी के जो है अक्ष पे जो है झुकाव के कारण होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिन और रात की जो घटना होती है, ठीक है, कहते नहीं है कि अरे यार दिन भर भ्रमण करते रहते हो, दिन रात तुम भ्रमण करते रहते हो, है ना, दिन रात भ्रमण करते रहते हो। तो ये हो गया परिभ्रमण। ध्यान रखिएगा, परिभ्रमण जो है वो दिन और रात की घटना के लिए इंपॉर्टेंट है। और परिक्रमण जो होती है वो वर्षा ऋतु के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऋतु के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कुछ भी आप याद कर लीजिए। तो याद रखिएगा, परिक्रमण जो है ऋतु के लिए इंपॉर्टेंट है, बारिश के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिभ्रमण जो होते हैं दिन रात भ्रमण करते रहते हो। इस तरीके से चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोटा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है। यूपी SSC से लेके हर एग्जाम्स में देखिए पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, नोबल गैस कौन सी है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या नियॉन? तो आर्गन कौन सी गैस है, तो इसका सही आंसर है ऑर्गन। देखिए सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद शायद आर्गन गैस है। ठीक है, और नाइट्रोजन की 78%, 21%, ये है 0.03%, और ये है 0.93%। ठीक है, ये भी परसेंटेज में भी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा है। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाऊंगा मैं, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाऊंगा, और एक एक क्वेश्चंस जो है आपको कराऊंगा, एक एक बातें बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप पेपर निकाल सकते हैं और कौन कौन सी बुक की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट आपको बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि जो मैं पेपर और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं वो 3 से 4 बुक, 2 से 3 मिनिमम तो मैं बुक से आपको क्वेश्चंस देता हूं। मतलब मिनिमम एक छोटे से छोटा फैक्ट्स भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं देता हूं। चाहे आप जो है 400 रुपए की घटना चक्र खरीद लीजिए, चाहे आप लूसेंट खरीद लीजिए, आपको मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस कहीं पे भी मिलेंगे नहीं। और सारे क्वेश्चंस जो है कॉपीराइटेड हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं पे इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट है सिर्फ केवल 50 लाइक्स का है। आपका जो है लाइक्स हमारा जो है हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। हम डेली आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।